नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। 4 राज्यों में कल का दिन, नतीजों का दिन, कल का दिन सरप्राइज का दिन, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े जो आपने देखे उससे कंफ्यूजन ज्यादा फैला, क्योंकि आंकड़े बटे हुए हैं। ऐसे में कल नतीजा आएगा 23 का, लेकिन ट्रेलर दिख जाएगा 24 का, क्योंकि कल के बाद चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शुरू हो जाएगी कि 24 में अब क्या होगा। तो आज हम कल के सरप्राइज डे को लेकर चर्चा करेंगे और कुछ नए आंकड़े आपके सामने रखेंगे जो ये बताएंगे कि 24 में जातियों का गणित किसके साथ है। तीन दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। तेलंगाना में टीआरएस की नाव डूबने वाली है। कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये 23 की पिक्चर जिससे आपको 24 का ट्रेलर नजर आ जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये समझने के लिए आपको एक आंकड़ा मैं दिखाने वाली हूं। और ये आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन राज्यों में चुनाव प्रचार से जुड़ा आंकड़ा है। ये मोदी का प्रचार मीटर है जो आपके सामने है। और जरा देखिए इसमें किस तरीके से, अगर राजस्थान की बात की जाए तो फिर 8 दिन है और इसमें जो रोड शो 16 जिले कवर करते हुए अलग अलग आंकड़ा आपके सामने। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन, 15 जिले, 14 रैली और 1 रोड शो। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं 5 दिन, 5 जिले, 5 रैली और साथ ही तेलंगाना का आंकड़ा भी आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये 5 दिन में 7 जिले कवर करके 8 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 1 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो एक तरीके से ये पूरा जोर जो नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इन सभी राज्यों में एक खास बात ये देखने के लिए मिली कि बीजेपी ने कोई भी स्थानीय चेहरा आगे नहीं किया, चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 23 की पिक्चर और 24 का ट्रेलर, इसी से जुड़े कुछ और जानकारियां आप तक देते हैं। अब मई 2024 में केंद्र में नई सरकार का गठन होना है, आप इस बात को जानते हैं। ऐसे में ये जो राज्य जिनके नतीजे कल आ जाएंगे, 4 राज्यों के कल आएंगे, 1 मिजोरम का सोमवार को आएगा। तो ऐसे में इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की 83 सीटें हैं और 2019 में इन 83 में से बीजेपी को 65 सीटें मिली थी। जीत दर्ज की थी बीजेपी ने 65 सीटों पर। कांग्रेस को 2019 में इन राज्यों से सिर्फ 6 सीट ही मिल पाई थी। और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है वही सबसे मजबूत पार्टी है। ऐसे में ये 23 की पिक्चर और 24 का पूरा ट्रेलर यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, बीजेपी के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ले आइए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार आप देख रहे हैं हमारे साथ राम कृपाल जी, अभय दुबे जी और साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राखी राठौड़ भी होंगी, लेकिन पहले मैं एक क्विक रिएक्शन आलोक शर्मा जी का ले लेती हूं। सर, आप मानते हैं इस बात को कि कल जो नतीजे आएंगे वो 24 का ट्रेलर दिखा देंगे? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेलर जरूर दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं एक चीज मनोभावना का, मानसिकता का परिचायक हर चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। लेकिन शायद अब बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी अब कल 5-0 होने जा रही है, तो बीजेपी शायद इसको अब सेमीफाइनल नहीं मानेगी। लेकिन हम समझते हैं सेमीफाइनल फाइनल कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इशारा ज़रूर होता है कि 5 राज्य और 5 में से भी 3 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी, जिसमें हिंदी बेल्ट में बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा में सीटें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मिलेगा। और अभी जो हमने देखा, ये 5 राज्य और खासतौर से 3 जो हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं और
2018 वाला जो आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2018 में तो 3 के 3 कांग्रेस के खाते में चले गए थे, लेकिन वहीं जब बात 19 लोकसभा चुनाव की आई थी तो कैसे कांग्रेस का इन राज्यों से सुपड़ा साफ हुआ था। मतलब एक सीट भी नहीं राजस्थान में मिली थी, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट वो छिंदवाड़ा नकुलनाथ वाली मिली थी, और बहुत ज्यादा कुछ कमाल छत्तीसगढ़ में भी उस रूप में देखने के लिए नहीं मिला था, वहां पर भी बीजेपी सीटें निकालने में कामयाब हो गई थी। तो ऐसे में रामकृपाल जी, क्या इसको ट्रेलर के तौर पर देखा जाएगा? उसका नहीं, मैं भी आलोक जी जैसा कह रहे थे, मैं देखिए ट्रेलर के रूप में नहीं, ठीक मैं है। इसे नहीं देखता, क्योंकि जैसे अभी आप 2018 का जिक्र कर रही थी, मैं और उसमें एक चीज़ जोड़ दूं। 2018 में ही उत्तर प्रदेश की 3 पार्लियामेंट्री सीटों पर चुनाव हुए थे, उपचुनाव कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, तीनों सीटें बीजेपी हार गई थी, और उसके बाद 5 राज्य भी हार चुकी थी। लेकिन जब मई में रिजल्ट आए तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैं ये कहता हूं कि बहुत ज़्यादा इससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और मैं पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चीज़ नहीं, लेकिन हाँ, कल जो नतीजे आप कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस ढूंढना ही नहीं चाहिए। आलोक जी लेकिन ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी नहीं मानेगी, संकेत तो मिलेगा लेकिन बीजेपी नहीं मानेगी, और वो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं मानेगी क्योंकि 5 के 5 राज्य, और आलोक जी का ये कहना है, राखी राठौड़, कि सब में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में 23 के ये नतीजे क्या 24 का ट्रेलर साबित होंगे? आप मानती हैं या नहीं, राखी? देखिए, आलोक जी ने जो कहा वो बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। जैसे राजस्थान में हम तो कहते हैं जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तब तक भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह से अशोक गहलोत का कार्यकाल भी देखा, 2 बार इनके कार्यकाल के बाद जब कांग्रेस पार्टी चुनाव गई 2003 के 2013 राखी, मैं बहुत शिद्दत से आपका जवाब सुनना चाह रही हूं, लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, इसको दुरुस्त करवा लेते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी ताकि आप जो कह रही हैं वो समझ में आ पाए दर्शकों के। राखी का रुख करेंगे दोबारा, लेकिन तब तक अभय जी से एक रिएक्शन लेते हैं। अभय सर, देखिए, मेरा मानना यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस के लिए अनिवार्य है कि वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करे। अगर कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करेगा तो 2024 के लिए विपक्ष की एकता का और कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है, कोई नैरेटिव खास बनेगा नहीं। अगर कांग्रेस यहीं मान लीजिए 4 राज्यों में 3 राज्यों में हार जाए या 2 राज्य उसके हाथ से निकल जाएं, कांग्रेस को कम से कम 3 राज्य बहुत अच्छी तरीके से जीतने हैं। ये कांग्रेस के लिए अनिवार्य है। भाजपा का प्रदर्शन अगर इन राज्यों में थोड़ा कमजोर भी रहता है तो भाजपा के, ऐसा नहीं कि भाजपा का मनोबल कम हो जाएगा या 2024 के परिणामों पे उसका कोई विपरीत असर भाजपा महसूस करेगी, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि 18 और 19 का जो समीकरण था, भाजपा को पूरी उम्मीद है कि वो समीकरण उसका 2023 और 24 का भी होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए जीतना अनिवार्य है। भाजपा जीत जाए तो अच्छी बात है। जो सियासी भविष्य है वो कांग्रेस का इन नतीजों पर ज्यादा निर्भर करता हुआ आपको लगता है कि नजर आ रहा है। मैं आगे बढ़ती हूं, जरा कुछ और आंकड़े हम दर्शकों के लेकर आए हैं। और चुनाव की जब बात होती है, वोटिंग की जब बात होती है, तो बात आ जाती है जातिगत समीकरण की, और ऐसे में किस जाति का वोट किसको, इसको लेकर सी वोटर ने एक विश्लेषण किया, और वो आंकड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है अब आपके सामने है। देखिए, किस जाति का वोट किसको। इसमें एससी अगर समुदाय की बात की जाए तो कांग्रेस को 49% वोट शेयर जाता हुआ, बीजेपी को 37% वोट शेयर जाता हुआ। एसटी में भी देखिए मामला कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा, 45%, बीजेपी के खाते में 38% ही एसटी समुदाय का वोट जा रहा है। लेकिन ओबीसी और सवर्ण, ये दोनों कास्ट बेस ऐसे हैं जो बीजेपी के पाले में ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं। 49% ओबीसी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, 60% सवर्ण एक मुश्त बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। और वहीं अगर मुस्लिम वोटर की बात की जाए तो फिर 66% मुस्लिम वोटर राजस्थान में कांग्रेस की तरफ जाता हुआ, 11% बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जल्दी से एक रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन आलोक शर्मा जी का। आलोक जी, लेकिन यहां पर ओबीसी समुदाय, सवर्ण समुदाय और ओबीसी समुदाय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी समुदाय से आते हैं। आप सचिन पायलट को ले लीजिए, वो गुर्जर पूरा वोट बैंक वो इसमें आता है, और बावजूद इसके अगर वो छिटक रहा है कांग्रेस पार्टी से, तो मतलब मुश्किल कांग्रेस के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी भी रूप में कि कहीं पर भी ओबीसी समुदाय छिटकेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ओबीसी का पिछले अगर 2 लोकसभा के चुनाव में हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा उसका प्रतिशत मिला है। लेकिन ओबीसी का राज्यों में अलग एक ट्रेंड होता है, केंद्र की जब चुनाव होते हैं तो अलग होता है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों में ही हमें ओबीसी समुदाय का भरपूर वोट मिलेगा। और यही कारण है कि सभी जातियों का, सभी धर्मों का वोट लेकर ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है।
ठीक और है, ABP लेकिन न्यूज़ सर वो ने जो जातिगत शुरू में जनगणना दिखाया, वाला तो मुद्दा, मैं बिल्कुल मतलब वो सहमत जातिगत हूं। जनगणना मोदी वाला जी ने- मुद्दा कांग्रेस का नहीं चल रहा। कम से कम ये एक नतीजा निकाला जा सकता है इन आंकड़ों को देखकर, अगर ऐसा ही आंकड़ा रहता है तो। मैं ऐसा नहीं, रोमाला जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप पिछले लोकसभा के 2 चुनाव देखिए, एक तरफा बम्पर वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में ओबीसी समुदाय की तरफ से, और केवल हर मुद्दा वोट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फिर तो वुमेन रिजर्वेशन का जो झुंझुना बीजेपी ने दिया है, फिर तो सारी महिलाओं का वोट वहीं चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग आइडियोलॉजिकली किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, केवल जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं होता है। और हमने अगर कास्ट सेंसस की बात की तो उसका बेस केवल ये नहीं है कि हमें 4 राज्यों में वोट मिल जाए। वो केवल एक बहुत लंबे समय से एक मांग है कि भाई किस तरह से बाकी राज्यों में या बाकी जगह पर जातियों का क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, अब राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं, जरा जल्दी से राखी का रुख कर लेते हैं और उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राखी, ये हमने कास्ट बेस किस तरीके से वोट्स का डिवीजन हो सकता है इसका एक आंकड़ा दिखाया है, जिसमें एससी, एसटी और मुस्लिम वोटर जो है वो बड़ा हिस्सा उसका कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी के साथ ओबीसी और सवर्ण ही। तो ऐसे में मतलब राजस्थान, जहां बात तो की जाती है कि साहब रिवाज यही है कि सत्ता बदल जाती है, पर क्या ये आंकड़े मुश्किल बढ़ा सकते हैं बीजेपी की? देखिए रोमाना जी, जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहली बार तो मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर नहीं रहे। पहले भी 2 बार उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम किया है, और हमने देखा कि 2003 के बाद इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद में 56 सीटों पे और 13 के बाद में 21 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आती दिखती थी। और आप देखिएगा कि कल के रिजल्ट में भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनकी जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। 4.5 साल तक कांग्रेस पार्टी यहाँ कुछ थी ही नहीं, और इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर, इन बातों का अब, क्योंकि मैं आपको बेस बताना चाहती हूँ कि किस बेसिस पर जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगी। आप सिर्फ फुटबॉल इतना ज्यादा था रोमाना कि यहाँ के लोगों ने सफर किया है, उन्होंने देखा है कि किस तरह से पार्टी के लोग ही आपस में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यही फर्क जो है वो बाकी राज्यों में भी नजर आएगा। चाहे मैं एमपी की बात करूं, जहां कपड़े फाड़ने, आप एमपी की बात कर रही है ना, मैं जरा एमपी का एक आंकड़ा दिखा देती हूं दर्शकों को। और ये एमपी का भी जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, वो भी सी वोटर का, और जातिगत हिसाब से कौन सा समुदाय किस पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ा क्या है, जरा ये ब्रेकअप आपको दिखा देते हैं। ये ब्रेकअप आपके सामने। एससी वोटर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा था, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी एससी वोटर कांग्रेस के साथ करीब 49%, बीजेपी 35%। एसटी आदिवासी वोटर देखिए आप, जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में निर्णायक माना जाता है, वो कांग्रेस के साथ 50%, बीजेपी के साथ 34%। अच्छा, ओबीसी वोटर वाला जो मामला है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसी ओबीसी समुदाय से आते हैं, और ओबीसी वोटर 48% के करीब बीजेपी के साथ जाता हुआ, उस मामले में कांग्रेस पिछड़ती हुई 38% ही ओबीसी वोटर कांग्रेस को पसंद कर रहा है। सवर्ण के मामले में भी बीजेपी उसी रूप में बढ़त बनाती हुई जिस रूप में राजस्थान में बनाई थी, मतलब 47% सवर्ण वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है, 37% कांग्रेस को वोट दे रहा है। वहीं मुस्लिम जो है वो कांग्रेस 67% और बीजेपी के साथ 19% मुस्लिम वोटर मध्य प्रदेश में जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जितना एक मुश्त होकर कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर राजस्थान में जा रहा था, वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बन रही। लेकिन फिर भी चाहे एससी हो, एसटी हो या फिर कमोबेश मुस्लिम भी हो, वो कांग्रेस की तरफ ये जो एक साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका फायदा सीधे सीधे यहां पर लगता है इन आंकड़ों का नतीजों में अभय दुबे जी कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, हिंदू एकता का जो पुराना फार्मूला है, जो जहां तक मेरी समझ है, वो ये है कि द्विज जातियां जो हैं उनको शूद्र जातियों से यानी ओबीसी जातियों से जोड़ा जाए। इस काम में कांग्रेस 67 से भाजपा 67 से लगी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से, जनसंघ के जमाने से, और अभी तक लगातार इसमें काम चल रहा है, और इसमें भाजपा काफी सफल है। अब सवाल ये होता है कि दूसरी जो बिरादरियां हैं, दूसरे समुदाय हैं, उसको उसके साथ कैसे जोड़ा जाए। इसमें उसको अपेक्षाकृत कम सफलता भाजपा को प्राप्त होती है। कांग्रेस चाहती है कि जो ओबीसी समुदाय है, जो भाजपा की तरफ उत्तरोत्तर झुका है, कैसे उसे अपनी ओर खींचा जाए। इसके लिए जातिगत जनगणना, ये सब चीजें लाई गई हैं। अब इसका चुनावी परिणाम तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें कोई चुनावी दम है इस मुद्दे में, मैं अगर लगा रहा हूं इसमें, तो धीरे धीरे करके सामने आएगा, और अगर कोई चुनावी दम है तो उसे लोकसभा चुनाव तक दिखाई पड़ना चाहिए, वरना नहीं दिखाई पड़ेगा। तो रामकृपाल जी, अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जातिगत डिवीजन एक तरीके से, किस तरीके से वोटर ने जाति में बंटकर पार्टियों को वोट दिया है, वो जो पैटर्न पुराना है उसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है, या आपको कोई अलग बात इसमें नजर आ रही है? रामकृपाल जी, देखिए रोमाना जी, एक बात हमें समझनी चाहिए कि
पॉलिटिकल पार्टी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक कोर स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम कहते हैं कि उसको सीट कम मिले या ज़्यादा मिले, वो जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो बदलती नहीं है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, कहीं भी देखें, समाजवादी पार्टी का कोर स्ट्रेंथ 20 से 22% रहती है। एक ज़माने में बीएसपी की भी कोर स्ट्रेंथ 20 से 22% होती थी। कांग्रेस की एक ज़माने में कोर स्ट्रेंथ भी इसी के आसपास थी। कोर स्ट्रेंथ में क्या था? SC ST जी माइनॉरिटी जी और सवर्णों में एक कास्ट ब्राह्मण, जो मतलब कोर स्ट्रेंथ माना जाता था। तो इस कोर स्ट्रेंथ हमेशा रहती है, प्लस जो फ्लोटिंग वोट है, अगर किन्हीं कारणों से, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एसपी से नाराज हुआ तो बीएसपी की तरफ चला गया, बीएसपी से नाराज हुआ तो एसपी की तरफ चला गया, लेकिन कोर स्ट्रेंथ नहीं बदलती है। अब कांग्रेस की आज की जो दुविधा है, या उसका मैं कहूँ सुविधा जो है, वो ये है कि जो कुछ आपका ये कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में पहली बार रहा, जैसे सब में आपने देखा होगा, SC ST में आज भी कांग्रेस को अच्छा खासा वोट है। यानी उसकी जो बिल्कुल स्ट्रेंथ थी, उसमें से एक जो है वो उसके साथ आज भी है। चला कौन गया था? माइनॉरिटी चला गया था। करीब 15 से 17% जो माइनॉरिटी का वोट था वो बाबरी के बाद वो चला गया था। कर्नाटक में वो लौटा तो कांग्रेस का फायदा हुआ। और ये जो कोर स्ट्रेंथ कांग्रेस की रही है, लेकिन अभी जो आंकड़े जिस पर हम बात करें, रामकृपाल जी सुनिए, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर आर पार बीजेपी और कांग्रेस का, तो यहाँ पर अभी माइनॉरिटी वोट इन राज्यों में, तो यहाँ पर तो ऑप्शन माइनॉरिटी कांग्रेस को ही अपना मानती आई है ना। तो उस रूप में इन राज्यों का वोट प्रतिशत में तो उसको नहीं नापा जा सकता है। नहीं, मैं एक वाक्य और कह दूं जो आप कह रही थी। कांग्रेस के साथ ओबीसी कभी नहीं थी, ठीक है। ओबीसी का बड़ा तो कभी नहीं रहा। उसकी जो कोर स्ट्रेंथ थी, जो लौटी है, वो इन तीनों में से लौटी है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस का वोट बढ़ता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों की कीमत पर बढ़ेगा, ना कि बीजेपी के वोटर की कीमत पर। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आने वाले समय में इसका पता चलेगा। लेकिन SC ST, अगर इन वोटर्स की बात की जाए, राखी राठौड़ आपके पास आ रही हूं, तो ये करीब दोनों ही राज्यों में 45% से ज्यादा एकमुश्त कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर ओबीसी वोटर की बात की जाए तो वो करीब 50%, मतलब कहीं पर 49, कहीं पर 48, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो एकमुश्त बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहां पर वो कहते हैं ना, मतलब रोशनी की उम्मीद, वो किस बात को लेकर है? इस बात को लेकर है कि अगर आंकड़ा देखा जाए आबादी के लिहाज से, तो वो ओबीसी एक बड़ा चंक हो जाता है, और वो बड़ा चंक जिसका आबादी का है, जो वोटर के तौर पर है, वो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। राखी राठौड़, देखिए रोमाना जी, जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपने जन कल्याण के जो काम है उनके माध्यम से, उनके बेसिस पर वहां पर जाते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है MP में और राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश सरकार ने जो वहां पर काम किया 18 साल से उनके बूते पर, और राजस्थान में जो सरकार की नाकामियां हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फंड अवेलेबल कराया था, किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, हम इस बेसिस पर आते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम लोग काम के बेसिस पर अपने वोट को मांगने जाएं, ना कि जाति के बेसिस पे। जैसा मोदी जी कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी जाति है जिसको कि हमें अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सारी सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी बूते पर हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा है, और कल देखिएगा कि रिजल्ट भी उसी बेसिस पर आएंगे। अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं रोमाना जी, हम तो 10 साल के कामों को 70 साल के कामों से कंपेयर करते हैं, जब पूरे देश भर के अंदर बात की जाती है। और यही सही तरीका है कि अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाया जाए। ठीक है, क्विक रिएक्शन आलोक जी। लेकिन जो सवाल मैंने पहले पूछा, ये अच्छा लगता है इस तरीके की बातें करना कि जाति से ऊपर उठकर चुनाव में बात करनी चाहिए, जातियों में नहीं बांटना चाहिए वोटर को। लेकिन हकीकत है सर, जैसे समाज की हकीकत है वैसे ही चुनावी राजनीति की भी हकीकत है। मुश्किल यहाँ पर क्या कांग्रेस की यही है कि आबादी के लिहाज से इन राज्यों में ओबीसी सबसे बड़ा चंक, और वो सबसे बड़ा चंक, उसका करीब 50% हिस्सा मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है अभी आपको क्लेरिफाई ये करना चाहिए कि ये केवल एग्जिट पोल है, ये कोई आंकड़े नहीं है। ये एस्टैब्लिश ना किया जाए कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अभी तो सी वोटर के हाँ नहीं, आजकल पूरे चैनल जो हैं वो बीजेपी की उसको पूरा ऐसा परोस देते हैं कि यही नहीं पता चलता है कि एग्जिट पोल है कि यह सच्चाई है। सी वोटर के अपने तमाम जो आंकड़े आए हैं वो फेल हुए हैं।
अभी आप जातिवाद को ही अगर जनता में परोस देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा कि इतना परसेंट वहां चला गया, इतना परसेंट। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि एक जो जनरल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि SC, ST, OBC, जो हमारा OBC तो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे साथ कभी नहीं रहा, लेकिन SC, ST, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, ये जो कोर वोट बैंक की रामकृपाल साहब ने बात की, वो काफ़ी हद तक हमारे साथ लौटा है। OBC में भी अगर 2019 के आंकड़े आप लोकसभा के देखेंगे या 14 के देखेंगे तो बीजेपी का OBC का प्रतिशत लगातार घट रहा है। 2019 के बाद से आप चाहे कर्नाटक देख लें, चाहे हिमाचल देख लें, और चाहे तमाम आपके आंकड़े आज के जो हैं, जो एक इशारा कर रहे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक OBC का घट रहा है। और पूरी तरह से जिस प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मेरी जाति OBC है, मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है, एक ट्राइबल महिला को बना दिया है, कम से कम वो हमें शिक्षा ना दें कि भाई जातिवाद पर गरीबी एक जाति होती है, क्या होता है। मैं तो मोदी जी के 4 भाषण सुन चुका हूं जिसमें जातिवाद की ही बात होती है, और अभी भी अलग अलग जातियों से अलग अलग फोटो लगाकर देश को और राज्यों को भ्रमित करने का काम अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण लगा दो, एक OBC लगा दो, एक फलाना लगा दो, ये काम बीजेपी करती आई है। ये तो मेरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जब वो ड्रोन बहनों वाले कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसमें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब मेरे लिए तो 4 ही जातियां हैं, जिसमें एक गरीब की बात उन्होंने की, एक उन्होंने महिला की बात की, युवा की बात उन्होंने की, किसान की उन्होंने बात की। उन्होंने तो यही 4 जातियां परिभाषित की। अब आप अपनी पसंद की बात सुन लेते हैं और पूरी बात आप सुनते नहीं हैं, तो फिर मतलब आधा सच आलोक शर्मा भी रखते हैं। छोटी सी बात करता हूं जल्दी जी, मैं छोटी सी दिक्कत यह है कि आजकल दिक्कत यह है कि केवल मीडिया के साथ ही मोदी जी को सुनते हैं, बाकी कोई नहीं सुन रहा है। मोदी जी अगर कहते हैं कि किसान मेरे लिए एक जाति है, तो 700 किसान जब यहां शहीद हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी। तब 3 काले कानून बनाए अडानी के लिए, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी। आज 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आने बंद हो गए, तब मोदी जी की नींद नहीं खुली थी। वोट लेने के लिए मोदी जी अपने भाषण देते हैं, वो प्रचार मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। एबीपी न्यूज हमारी बात पर बार बार मोहर लगाता है कि यहां 7 रैली की, यहां 5 रैली की। अरे भाई 2 महीने में पीएमओ कौन चला रहा है, जरा ये भी बता दें देश के प्रधानमंत्री। सारे मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे, ठीक है, और देश का क्या होगा वो भगवान जाने। मुझे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन डिबेट्स होनी चाहिए। ये सवाल उठाना, आपने सवाल उठा दिया, और सर मीडिया ही सुन रही है या देश सुन रहा है या नहीं सुन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, मेरे ख्याल से उसका पहला टेस्ट तो कल हो जाएगा। कल नतीजों के दिन का इंतजार कर लेते हैं। मैं एक अगला आंकड़ा दिखा देती हूँ, फिर चर्चा आगे बढ़ा लूंगी। और वो जो अगला आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। मैं फिर से क्लियर कर दूं एक बार, जो एग्जिट पोल आया है उसी एग्जिट पोल का आप इसको एक्सटेंशन कह सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में कौन सी जाति किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, किस पार्टी को कितना समर्थन देती हुई नजर आ रही है, वही एग्जिट पोल का ये एक डिटेल्ड आंकड़ा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। एनालिसिस है ये। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर आंकड़ा क्या कह रहा है कि बीजेपी के साथ 37% SC वोटर, जबकि कांग्रेस के साथ 46% SC वोटर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से ST कांग्रेस के साथ 46% हैं और बीजेपी के साथ 39%। मतलब जो एक ट्रेंड पिछले 2 राज्यों में था, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वैसा ही, कांग्रेस के साथ SC और ST वोटर जाने की संख्या ज्यादा है। वहीं OBC के मामले में जितना गैप पिछले 2 राज्यों में हमने देखा, एक राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, उतना गैप यहां OBC वोटर को लेकर छत्तीसगढ़ में नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में OBC वोट जो है वो करीब करीब बटा हुआ, बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी को बढ़त जरूर है, 45% वोटर OBC का जो बीजेपी को पसंद कर रहा है, 42% कांग्रेस को पसंद कर रहा है। अब सवर्ण देख लीजिए, सवर्ण जैसा कि पहले 2 राज्यों में था, बिल्कुल उसी तरीके का आंकड़ा है, बीजेपी के साथ 47% और कांग्रेस के साथ 37%। मुस्लिम वोटर देखिए, वही एक तरीके से ट्रेंड मुस्लिम वोट को लेकर भी मिलता है कि कांग्रेस के साथ एक मुश्त 64% मुस्लिम वोटर जा रहा है और बीजेपी के साथ 18% ही मुस्लिम वोटर जा रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। सर, कुल मिलाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो अभी हमने दिखाया, ये वोटर जाति के हिसाब से जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इन चुनाव में जो जातिगत मुद्दे उठे हैं उससे कुछ जोड़कर कुछ इन्फेरेंस निकाला जा सकता है। अभय जी, आपसे शुरुआत करें। आपने जो आंकड़े दिखाए हैं उन आंकड़ों से कम एक बात साफ होती है कि इन सभी राज्यों में किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई बहुत बड़ी लहर नहीं है। अगर भाजपा को OBC वोट ज्यादा मिल रहे हैं तो ऐसी बात भी नहीं है कि कांग्रेस को OBC वोट ना के बराबर मिल रहे हो। 5%, 7%, 8% का फर्क है, लेकिन दूसरे समुदायों में कांग्रेस उनसे आगे है। तो इससे इन आंकड़ों, मैं केवल इन आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा हूं,
जी असल में क्या होगा ये तो कल पता चलेगा। बिल्कुल। और ये मेरा एग्जिट पोल के आंकड़े क्लियर कर देते हैं। आलोक जी कह रहे थे क्लियर करते रहिए। ये आंकड़े जी। बताते हैं कि इन राज्यों में चुनावी टक्कर बहुत ही सघन और जोरदार हुई है। वोटरों ने काफी सोच समझ के मेरे ख्याल से वोट दिया होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने दावेदारी कर रही हैं और दोनों पार्टियों को अच्छा खासा वोट मिलेगा। थोड़े बहुत अंतर के साथ फैसले होंगे। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं ना कि थोड़े बहुत अंतर के साथ फैसले होंगे, मामला बहुत करीबी और टक्कर वाला लग रहा है, इसी को लेकर नतीजों का दिन कल और सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हम मुस्तैद रहेंगे। बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे, आप भी तैयार रहिएगा। सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा सटीक नतीजा और उसका सबसे बढ़िया विश्लेषण समझने के लिए। इलेक्शन डेटा सेंटर से बड़ी कवरेज, 23 की पिक्चर, 24 के ट्रेलर देख रहे हैं आप। कल नतीजों का दिन है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान का एग्जिट पोल और सीएसडीएस की तरफ से वोट प्रतिशत को लेकर जो अनुमान लगाया गया है, कल नतीजों से पहले राजस्थान में क्या हो सकता है। सीएसडीएस का आंकड़ा यह है कि वोट शेयर के मामले में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 43% वोट शेयर और कांग्रेस 40% वोट शेयर। बीएसपी 0.4 आने के खाते में 13% वोट शेयर जाता हुआ। तो यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि यहां पर बीजेपी 43% वोट शेयर अगर हासिल कर रही है तो मतलब अंदाजा यह लगा जाएगा कि सरकार बनाती हुई बीजेपी राजस्थान में। आलोक जी, मतलब यह खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोई भी राज्य हो, चुनाव कांटे के हुए हैं और सीएसडीएस का कोई भी आंकड़ा आता है तो उसको हम बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि 1% वोट पर 1.5% वोट पर ही सरकारें बदल जाती हैं, 20 से 25 सीटों का डिफरेंस हो जाता है। हिमाचल में आपने देखा कि आधा % वोट का डिफरेंस था, लेकिन सीटों का 15 का डिफरेंस था, 25 और 40 थी। तो मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज एक इंडिकेशन जरूर है, लेकिन जितना क्लोज कंटेस्ट आ रहा है इंडिकेशन तो मतलब राखी राठौर जो है उन्हें खुश कर रहा होगा ये इंडिकेशन। बीजेपी 43% और कांग्रेस 40%। राखी? बिल्कुल रोमाना जी, पिछली बार जो डिफरेंस नहीं, फिर कॉन्ट्रडिक्शन का था राजस्थान के अंदर, और उसमें जो सीट का डिफरेंस था वो 26 सीट का डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस में। और आपके अनुसार तो ये 3% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। और जिस तरह से हम प्रचंड जीत की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वोट परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगी रोमाना जी, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो लगातार कही जा रही है आलोक जी द्वारा। कल ईवीएम के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे ना आलोक जी, एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जैसे ही 3-4 बजेंगे ना रुदाली शुरू हो जाती है ईवीएम की, ईवीएम खराब थी, ये थी, वो थी, एक्सक्यूजेस। अच्छा, आप अभी से चैलेंज कर रही हैं आलोक जी को ईवीएम को लेकर? आलोक जी चैलेंज कर रही हैं आपको ईवीएम को लेकर? हार का ठीकरा किस पर मंडना है ये शुरू होता है। देखिए, दिक्कत ये है, राखी सुन लेते हैं, राखी जवाब देते हैं, फिर मैं आगे का अगला आंकड़ा दिखाऊंगी। आलोक जी, ईवीएम पर अगर सबसे पहले कोई ईवीएम पर सवाल उठाया तो आडवाणी जी ने उठाया और दूसरे जीवीएल थे और दोनों ही बीजेपी में बने हुए हैं। ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर कोई बात करो, बीजेपी एकदम ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अरे भाई, अभी इलेक्शन कमीशन के 3 अधिकारी वहां पर मध्य प्रदेश में सस्पेंड हुए हैं, पहले ही बैलेट पेपर खोल लिया। जहां जहां ईवीएम पकड़ी गई थी आसाम में, उनका कुछ हुआ क्या आज तक? किसकी गाड़ी थी, किसका होटल था? मैं समझता हूं कि ईवीएम की वजह से काफ़ी जो फायदे होने थे वो नहीं हो रहे हैं और ईवीएम पे तमाम सवाल न्यायालयों ने भी उठाए हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को आकर कहता है कि आइए डेमो दे दीजिए, ये रखी हुई है ईवीएम, बता दीजिए इसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नुमाइंदे को वहां पर नहीं भेजती। ये भी एक गलत चीज है। नहीं, गलत नहीं है सर, फैक्ट है। इवन ईवीएम को अब छूने नहीं देंगे तो नहीं, मैं आगे बढ़ जाती हूं। सुनिए ना, फैक्ट ये भी है कि ईवीएम, अरे सुनिए ना भाई, आप बोलने नहीं देंगे, प्रॉब्लम यही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम को इलेक्शन कमीशन छूने नहीं देगा और जब इलेक्शन कमीशन बीजेपी या मोदी जी की मुट्ठी में नाचेगा और सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन कमिश्नर के रिक्रूटमेंट पे सवाल उठाएगा, ईवीएम को छूने नहीं देगा और खुद अगर उसमें लिप्त पाया जाएगा, जब क्या करेंगे? सर, अगर गड़बड़ी कर सकते थे, जब चुनौती दे रहा है चुनाव आयोग तो आकर दिखा देते। अब इसमें इस तरीके से बाल की खाल निकालने में फिर जनता हाथ लगाने ना सर। मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा दिखा देती हूँ, जरा जल्दी से मध्य प्रदेश का आंकड़ा ले आइए स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश को लेकर सीएसडीएस का एग्जिट पोल और उसमें जो आंकड़ा सामने आ रहा है वोट प्रतिशत का, वो आंकड़ा चौंकाता है क्योंकि सीएसडीएस ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से आगे। बीजेपी के खाते में 43% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस महज 41%
41% वोट शेयर ही हासिल कर पा रही है। मतलब कमोबेश पिछली बार की तरह कांग्रेस 41% वोट शेयर, लेकिन बीजेपी पिछली बार के मुकाबले और बेहतर वोट शेयर के मामले में मध्य प्रदेश में कर सकती है। ये सीएसडीएस का आंकड़ा है, 43% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। मैं जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेती हूं। अभय जी, पहले आपके पास आ रही हूं। पिछली बार अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वोट शेयर के मामले में बहुत थोड़ा सा ही सही 0.5 के करीब का डिफरेंस था, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे थी 2018 में, और सीटों के मामले में कांग्रेस से वो पीछे रह गई। अब ये सीएसडीएस का आंकड़ा जो साफ तौर पर वोट शेयर में ही बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, तो मतलब सरकार कौन बना रहा है इसका अंदाजा तो फिर इस आंकड़े से जोड़कर देखा जाए तो लगाना मुश्किल नहीं। मतलब बीजेपी कमल खिलने वाला है मध्य प्रदेश में। ये आंकड़ा मुझे आप आज दिखा रही हैं, मुझे आंकड़ा कल ही पता था और मेरी संजय जी से इस बारे में बातचीत भी हुई थी जी। आप भी खुद ही कह रही हैं कि पिछली बार बीजेपी थोड़ी सी आगे थी वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटों में पिछड़ गई थी। तो जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, वहाँ का जो वोटों का जिस तरह का विन्यास है मतों का, उसमें थोड़े बहुत केवल वोटों के अंतर से कोई गारंटी नहीं मिलती कि आप सरकार बना लेंगे। वहाँ पर सीटों का जो कन्वर्जन रेट है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। संजय जी का भी मानना था कि यहाँ बीजेपी 2% से आगे जरूर दिख रही है, लेकिन चुनाव वहाँ पर काफी फंसा हुआ है। फिर आप कह रही हैं चौंकाने वाला है। अब आप एक्सिस इंडिया का देखिए, वो तो बीजेपी को 2/3 बहुमत दे रहे हैं, चौंकाने वाला तो वो है जी। मैं सी वोटर के रेफरेंस से इस आंकड़े की बात कर रही थी अभय जी, इस वजह से मैंने बोला कि ये चौंकाने वाला है। मैं अपना जो हमारा सी वोटर का आंकड़ा था उसके रिलेशन में इस बात को, भाई सी वोटर 3% का फर्क बता रहा है। सी वोटर जो है, सी वोटर कह रहा है कि कांग्रेस 3% से आगे है। जी, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। सीएसडीएस जो है वो बीजेपी को आगे बता रहा है, और पिछली बार जब बीजेपी 0.5% आगे थी तब वो बावजूद उसके सीटों में पीछे रह गई थी। अब इस बार तो इतना ज्यादा आगे, तो फिर क्या हो सकता है रामकृपाल जी, जोड़कर देखा जाए या नहीं, जो अभय जी ने तर्क दिया है यहाँ पर? बहुत देर से मैं अपनी पारी का इंतजार कर रहा था, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो आपने राजस्थान का और मध्य प्रदेश का दिखाया है, जिसमें बीजेपी एक में 3% और एक जगह 2% जाता है, मैं केवल एक बात ये कह रहा हूँ कि आप एक उदाहरण समझ लीजिए। एक कैंडिडेट 50,000 से जीतता है एक पार्टी का, मान लीजिए, और दूसरी पार्टी के 5 कैंडिडेट 10-10 हजार से जीतते हैं, तो सीट किसकी ज्यादा हुई? इसलिए मैं कहता हूं कि 1 या 2% वोट, जब तक वोट परसेंटेज 5 से ऊपर नहीं हो, सीटों के बारे में कोई भी मैथमेटिक लगाना खतरे से खाली नहीं है। तो 1 या 2% वोट देख करके हम लोग अगर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि फलाना पार्टी जीत रही, बिल्कुल गलत है। सिंपल सी चीज है। मैं एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश में पिछले साल 40 सीटें ऐसी थी जो 10,000 से कम वोट से हार या जीत हुई थी। यानी 80 सीट्स ऐसी थी, 40 जीते और 40 हारी गई। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये बहुत मुश्किल होता। हाँ, तो मतलब राखी राठौर, ज्यादा वोट शेयर मिलने का अनुमान भी, ये अनुमान लगाने में आसानी नहीं कर सकता कि सीटें भी ज्यादा मिल रही होंगी। राखी, देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, और ये बात ठीक है कि पिछली बार एमपी के अंदर हमारी वोट परसेंटेज ज्यादा थी, हमारी 5 सीटें कम थी कांग्रेस से, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन रोमाना जी, जब शुरुआत हुई थी इलेक्शंस की, जब डिक्लेयर हुए इससे पहले क्या प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि एमपी में हम बहुत पीछे रहेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है, लोगों का जो वहां पर संवाद है, और मैं तो ये कहना चाहूंगी पन्ना प्रमुख तक जो हमारा इंटरनल सर्वे हमने कराया है, उसके बेसिस पे ये कह सकती हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग कल जो है, आप देखिएगा इस समय तक रिजल्ट भी काफी सामने होंगे। हम तस्वीर साफ हो चुकी होगी, दोपहर में ही तस्वीर साफ हो जाएगी। इलेक्शन डेटा सेंटर से जल्दी से आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा देते हैं। वोट शेयर के लिहाज से ये आंकड़ा सीएसडीएस की तरफ से सामने रखा गया है। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। छत्तीसगढ़ कुल 90 विधानसभा सीटें, और ऐसे में सीएसडीएस का आंकड़ा ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 42% वोट शेयर हासिल कर सकती है, बीजेपी 38% वोट शेयर, बीएसपी गठबंधन 5% वोट शेयर, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ। ये छत्तीसगढ़ को लेकर सीएसडीएस का आंकड़ा आपने देखा एग्जिट पोल का, और ऐसे में तेलंगाना का ये आंकड़ा अब आपके सामने आ गया है। यहां पर भी सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ, 38% वोट शेयर। बीआरएस जो सत्ताधारी पार्टी है तेलंगाना में, 34% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। बीजेपी 11% के साथ तीसरे नंबर पर डिस्टेंट थर्ड, और एआईएमआईएम 3% वोट शेयर हासिल कर पा रही है। जल्दी जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, मतलब छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, यहां पर कांग्रेस कंफर्टेबल?
देखिए, मुझे लगता है अगर 6% का वोट डिफरेंस अगर सही हो जाता है, क्योंकि अभी तो केवल ये एग्जिट पोल है, तब तो सुनामी आएगी, लेकिन उतना मुझे नहीं लगता है कि सीधा सीधा डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। अभी सी वोटर के ही सर्वे में भोपाल रीजन में 9% का बीजेपी का इजाफा दिखाया गया वोट परसेंटेज में, और 2 सीटें हमारी ज़्यादा दिखाई गई। हरियाणा में सी वोटर ने 83 दिखाया, आए 40 थे। वेस्ट बंगाल में सरकार बीजेपी की बन रही थी और बिहार में भी 2015 में बन रही थी। तो सीधा डायरेक्टली कोरिलेट करके हम नहीं देख सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं रोमाना जी, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को, कल हम 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे शाम तक। ठीक इस है। समय और राखी, आपका भी वही तर्क होगा, मतलब जो आलोक जी का अपनी पार्टी को लेकर है, आप वही तर्क बीजेपी के लिए देंगी? मीठा मीठा गपगप तेलंगाना और छत्तीसगढ़ आपको सूट नहीं कर रहा होगा, है ना? नहीं रोमाना जी, एक्चुअली हमारा तो एक एक्चुअली कैडर है, और हमने जो पन्ना प्रमुख तक हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, आपका रिसर्च का एक अपना एक सैंपल होगा, लेकिन हम लोगों ने जिस लेवल पर काम किया है उस लेवल के अनुसार मैं कह सकती हूँ कि हम लोग जो है वो आने वाले चुनाव में हम लोग करते, तो उस बेसिस पर मैं कुछ कह रही हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसी हवा में कोई बात कह दी कि इनका नहीं। तो आलोक जी ने तो 5 में से 4 का आंकड़ा दिया है, वैसे कल तो 4 ही की काउंटिंग होने वाली है। आपका आंकड़ा क्या है? हाँ, कल 4 की काउंटिंग होगी और इन चारों के अंदर आप देखिएगा हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 3 राज्यों के अंदर हमारा जो है वो सरकार बनेगी ही बनेगी, और तेलंगाना में भी देखिएगा आप कि हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन जो कल नजर कल नतीजों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।